Hello students, welcome to Science World. Today we will discuss about the chemical kinetic lecture 4 of chemistry plus 2 class. And our topic will be rate law of mass action and factor effect on rate. Then student we will start from the factor effect on rate. ठीक है, जो रेट रिएक्शन के ऊपर फैक्टर है वो कौन कौन से फैक्टर करते हैं, यहीं से स्टार्ट हम करते हैं इसको। तो देखो स्टूडेंट, फैक्टर आपको पता है, आप हर यूनिट में पढ़ते आए हो और आपने प्लस 1 क्लास में भी पढ़े हैं कि कौन कौन से जो मेन फैक्टर्स होते हैं जो वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो होता है नेचर, है ना, कि रिएक्शन किस तरह की है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये नेचर किसका देखेंगे, हम रिएक्टेंट का नेचर देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज में क्या नोट करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो रिएक्शन अपीयर हो रही है ना, उसके जो रिएक्टेंट है वो किस तरह के हैं, मतलब कि वो रिएक्शन जो है वो स्लो है, ये ज्यादा फास्ट है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ मॉडरेटरी रिएक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि किस तरह की रिएक्शन है। सपोज जैसे मान लो कि मैंने एक रिएक्शन ले ली, ये वाली, बैलेंस कर देना इसको। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये किस तरह की रिएक्शन है, काफी फास्ट रिएक्शन है, इंस्टेंट इसका रिजल्ट जो है आता है। लेकिन आप सभी जानते हो कि जो ये रिएक्शन है जिससे CO2 बनता है ये वेरी स्लो रिएक्शन है। ठीक है, तो अब जितनी ज्यादा स्लो रिएक्शन होगी उसके बारे में हम रेट फाइंड नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रिएक्शंस बताई थी कि हम इसमें मॉडरेटरी रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा नेचर रिएक्टेंट का, कि अगर रिएक्टेंट जो है वो फास्ट है तो किस तरह से रिएक्शन होगी, अगर वो स्लो है तो वो रिएक्शन किस तरह से होगी। तो फर्स्ट जो फैक्टर करता है वो है नेचर। एंड द सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट ऑन रेट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, आप जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेट होगा, ठीक है, रिएक्टेंट का, उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। बस ये चीज याद रखना। ठीक है, क्या लिखना है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का ग्रेट होगा, ठीक है, ग्रेटर द कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन ग्रेट होगा उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन को मैं स्टूडेंट शॉर्ट में RXN लिख देती हूँ। ठीक है, उतनी ही रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। ठीक है, तो ये सेकंड जो आपका फैक्टर था कि किस तरह का कंसंट्रेशन होना चाहिए रिएक्टेंट का। और जो थर्ड आता है स्टूडेंट, थर्ड इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है स्टूडेंट, ये सबसे बढ़िया जो फैक्टर है। ठीक है, जो हर रिएक्शन को डिपेंड करता है, रिएक्शन के ऊपर, हर रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर क्या देखते हैं हम, जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे ना, उतनी ही रिएक्शन जो है फास्ट यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें याद रखना कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन भी क्या होगी, आपकी रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। तो ये स्टूडेंट हमारा थर्ड फैक्टर था। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा स्टूडेंट, ये आपको पता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करते हैं, कैटालिस्ट किसी रिएक्शन को तेज करवाते हैं। तो ऑब्वियसली हम इस चैप्टर में यही तो पढ़ रहे हैं। तो कैटालिस्ट का क्या काम होगा, कैटालिस्ट को जैसे ही हम डालेंगे रिएक्शन में तो रिएक्शन की स्पीड जो है बढ़ जाएगी और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हुए। तो एक फैक्टर और है सरफेस एरिया, मेन है सरफेस एरिया किस तरह से इफेक्ट करता है। तो देखो सरफेस एरिया जो रिएक्टेंट होगा जितना ज्यादा ग्रेट होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा ग्रेटर होगी। ठीक है, ग्रेटर द सरफेस एरिया इंक्रीज द रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है आपका जो फैक्टर है इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। और कभी कभार जो हम ये भी नोट कर लेते हैं कि लाइट की प्रेजेंस। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस के लिए जैसे कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो डार्क में तो हो ही नहीं पाती। ठीक है, तो उनके लिए हमें लाइट की प्रेजेंस देनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना, उसके अंदर हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फैक्टर्स आपके इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है रेट को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट याद रखना, जनरली जो हमारी जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू के ऊपर कि हमने थ्योरेटिकल वैल्यू क्या दी, ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो हम खुद करते हैं, ठीक है, और जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होती है, सॉरी थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम खुद करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो आपकी गिवन होती है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर जो है लॉज हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू की। थ्योरेटिकल वैल्यू कहाँ पर काम आती है, जहां पर स्टोइचियोमेट्री जो दिए होते हैं रिएक्शंस के। ठीक है, यानी कि अगर आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होती है, जो जैसे सपोज कि मैंने कोई एक रिएक्शन ले ली, AA प्लस BB इज गोज टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये जो AB है, ये AB आपको पता है ना क्या है,
ठीक है, पिछली वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि स्टाइकोमेट्री है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्टूडेंट, हमें पता है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं कि आपने रिएक्शन को क्या करा, बैलेंस किया है या नहीं। सपोज N2 + H2 मेक्स NH3। ठीक है, तो इसके भी स्टोइकोमेट्री कुछ है ही नहीं, कोफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी अनबैलेंस है। ठीक है, देखो यहाँ पर H3 है तो यहाँ पर H2 है, तो हमें पहले जो है रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ रिएक्शन को बैलेंस कर देती हूँ, तो अब जो ये आए हमारे, ये क्या आए? स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट आ गए। तो इसके लिए स्टूडेंट थ्योरेटिकल वैल्यू जो है, जो हम निकाल रहे हैं, हम ये खुद निकालते हैं बैलेंस करना, उसके लिए बहुत जरूरी होती है थ्योरेटिकल वैल्यू। तो इस तरह के लॉ हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू थ्योरेटिकल होती है, लेकिन ये वर्क नहीं कर पाते आगे जाके, डजंट वर्क। ठीक है, ज्यादा वर्क नहीं करते। तो इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए जो लॉ दिया, रेट लॉ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक्चुअल में है क्या। तो ये स्टूडेंट जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, ये गलबर्ट एंड वाज ने दिया था 1867 में, इस लॉ को दिया था। देखो ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। पहले मुझे एक रिएक्शन लेनी पड़ेगी, मैंने ये ले ली, सपोज गोज टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन ली मैंने, AA + BB गोज टू प्रोडक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम पता है इस बॉक्स में लिखते हैं। तो देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, इनका प्रोडक्ट। ठीक है, रेज टू द पावर देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इनकी जो पावर होगी वो क्या होगी, इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे। तो ये जो है स्टूडेंट, ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है। देखो बहुत इजी सा लॉ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर A क्या है, कंसंट्रेशन, और ये भी B क्या है, कंसंट्रेशन। ये A किसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, एंड B इज द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ऑफ B। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ, A इज कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज कंसंट्रेशन ऑफ B। और यहाँ पर स्टूडेंट A और B क्या है, ये है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसी लिख रही हूं मैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AA BB। AA क्या है यहाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये इसके प्रोडक्ट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की पावर ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के जो है इक्वल था रेट। अब देखो स्टूडेंट, जब हम रेट को यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आ जाता है K। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट जो हमने K के बारे में पहले भी, कल भी पढ़ा था हमने, तो ये जो कांस्टेंट आया, ये कैसा कांस्टेंट है, ये हमारा रेट कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो साथ साथ नोट कर लो मेरे। तो ये क्या हो जाएगा, A की पावर A और B की पावर B। ठीक है, तो ये आपका जो आया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन आया। ठीक है, थ्योरेटिकली है ये वैल्यू सारी। तो देखो इसको अगर हम डेली लाइफ के लिए एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे सपोज N2 + 3H2 इज गोज टू 2NH3। इसके लिए आपको लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना हुआ, आपको इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है। तो जस्ट आप क्या करोगे, R इज गोज टू K विच इज कांस्टेंट, और प्रोडक्ट, सबसे पहला रिएक्टेंट क्या है, N2, इसका जो कोफिशिएंट वो क्या है, 1, प्रोडक्ट है ना इनका, और H2 का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो ये आपका रेट लो आ जाएगा, किसके लिए, इसके लिए आ गया हमारा ये इस रिएक्शन के लिए। तो देखो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, ये थ्योरेटिकल था। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पोस्ट कर देती हूँ कि इंपॉर्टेंट लॉ है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेट लॉ। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो वर्क नहीं करता, ये सिर्फ बैलेंस इक्वेशंस के ऊपर वर्क करता है, लेकिन कुछ ऐसी क्वेश्चंस होती हैं, इन लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो कुछ ऐसी क्वेश्चन होती हैं जिसके लिए हमें रेट लॉ की जरूरत पड़ती है, वो मोस्टली सबके ऊपर वर्क करता है, तो रेट लॉ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नोट करना बच्चों, जो रेट लॉ है वो क्या है, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वैल्यूज कैसी आएंगी, एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज आएंगी। देखो स्टूडेंट, मेरे पास जो रिएक्शन थी AABB इज गोज टू प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू, ये कोफिशिएंट प्रोडक्ट होंगे,
कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के, लेकिन ये कॉफिशिएंट के इक्वल जो है इनकी पावर नहीं होगी। ये कोई भी पी क्यू एम एन कुछ भी आप इसको मान सकते हो, एम एन मान लो, पी क्यू कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन ये दोनों वैल्यू जो होंगी ना पी और क्यू, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वैल्यू होंगी, ना कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू होंगी, यानी कि जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू थी आपने बैलेंस करने के बाद निकाली थी वो वैल्यू नहीं होंगी। तो ये जो है ये रेट लॉ कहता है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू के, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू। तो स्टूडेंट्स यदि यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर आ जाए और ये वाली कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर आ जाए, यानी A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर आ जाए, तो आपका जो रेट लॉ होगा वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये रेट लॉ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो रेट लॉ में एक और चीज स्टूडेंट जो नोट की गई थी वो ये थी, कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो है फर्क पड़ता है। सपोज इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये भी बढ़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये भी बढ़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ये भी बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जो P है, P क्या है, ठीक है, P है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और Q क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू B है, ठीक है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू ओवरऑल रिएक्शन, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, यानी कि इन दोनों के जो ऊपर वाले कोफिशिएंट है P और Q, ठीक है, ये इक्वल टू है N के, क्योंकि ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू A, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू B, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये किसी एक ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी। उस ऑर्डर का नाम दे दिया मैंने N। अब ये ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उन्हीं की हमने ब्रीफली स्टडी जो है इस यूनिट में करनी है, ठीक है। तो देखो इसको निकाल लेंगे, ऑर्डर अगर 0 हो तो क्या आपका बनेगा, देखो आपके केस में जो है फर्स्ट ऑर्डर के बारे में है ज्यादा, ठीक है, 0 ऑर्डर के बारे में भी है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम करेंगे सारे 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, दोनों करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके पहले हम इनके यूनिट्स निकाल लेते हैं। मैंने आपको कल सिखाए थे रेट के यूनिट निकाल लेते हमने कि रेट के क्या यूनिट होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम आज निकाल लेंगे इन सबके यूनिट्स, ठीक है, और उससे पहले हम निकालते हैं के की वैल्यू निकाल लेंगे इस वीडियो में। तो देखो अगर मैंने अभी यहाँ रिएक्शन लिख रखी थी A की पावर P और B की पावर Q, ठीक है, ये दोनों कंसंट्रेशन है। यदि मैं ऐसा कहूं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, और इसकी पावर P प्लस Q, और अभी मैंने आपको बताया कि ये P प्लस Q क्या है, N, ठीक है, ऑर्डर, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ N के, लिख सकती हूँ, ठीक है। दोनों की पावर को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, और साथ में मैं कहूंगी R इज इक्वल टू K C की पावर N, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। K क्या है, रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, ठीक है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक, नोट कर लेना स्टूडेंट, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को पता है ये रिएक्शन एक्चुअल में है क्या थी, रिएक्शन तो कुछ इस तरह से थी, A की पावर P, B की पावर Q, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से थी, है ना। तो देखो यहाँ K लगाना भूल गई मैं, तो ये देखो रिएक्शन कुछ इस तरह से थी। अगर मैं यहीं से रिएक्शन के यूनिट्स निकाल लूं, K को आगे कर लूं यहाँ पर, ठीक है, K यहाँ पर आएगा तो रिएक्शन क्या होगी, R डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Q, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, आ गया ये, ठीक है। अब देखो K निकालने के लिए R जो है, R के यूनिट मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाए थे, ठीक है, क्या थे इसके यूनिट, मोल पर लीटर सेकंड, ये R के मैंने यूनिट डायरेक्ट पुट कर दिए। अब स्टूडेंट A क्या है, कंसंट्रेशन है, B क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है, पावर P, मोल पर लीटर पावर Q। तो स्टूडेंट आप चाहो तो इससे निकाल लो, आप चाहो तो इससे निकाल लो, इससे निकाल लोगे तब भी यही आएगा, इससे निकाल लोगे तब भी यही आएगा, तो मैं यहां से निकाल रही हूँ। तो स्टूडेंट इसको पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो, चलो मैं यहां कर देती हूँ, यहां कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो K इज इक्वल टू क्या आया था, मोल पर लीटर सेकेंड डिवाइडेड बाय, अब देखो मैं इसको नीचे वाले को किस तरह से लिख सकती हूँ, मोल पर लीटर पावर P प्लस Q था ना, P प्लस Q को मैं N भी तो लिख सकती हूँ, बताया था मैंने आपको N क्यों लिख सकती हूँ, है ना, बताया था ना, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू N है ना, तो मैंने इसको डायरेक्ट N लिख दिया।
ठीक है, यहाँ पर सेकंड है, ये मोल पर लीटर है। अगर मैं इस मोल पर लीटर को भी ऊपर ले जाऊं तो एक्चुअल में क्या होगा, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये वाला लिख रही हूं मैं, ठीक है, मोल पर लीटर हो गया, यानी जिसकी पावर 1 है। और सेकंड जो मैंने ये लिया था ना, ये अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये इनवर्स हो जाएगा, ध्यान से समझना। और ये मोल बाय लीटर की पावर n है, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होएगा, मोल पर लीटर की पावर माइनस ऑफ n, यही हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n, लिख सकते हो, ये 1 माइनस n, ठीक है। और सेकंड इनवर्स, तो ये यहां से स्टूडेंट आपके K के जो है वो यूनिट निकल के आए हैं। अब n क्या है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंटीजर जो है ये हो सकता है। अब हमें निकालने क्या है, अब हमें ऑर्डर्स निकालने हैं, ठीक है, इसी ऑर्डर मतलब यूनिट निकालने हैं ऑर्डर के। आप कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन कैसी है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 0 ऑर्डर के लिए निकालना चाहती हूँ तो n को 0 पुट कर दूंगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना चाहती हूँ तो n को 1 पुट कर दूंगी, सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना चाहती हूँ तो n को 2 पुट कर दूंगी। तो इस तरह से मैं सारे ऑर्डर जो है फाइंड आउट कर सकती हूँ। देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम ऑर्डर्स निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहले 0 ऑर्डर के लिए निकालते हैं, उससे पहले एक चीज नोट कर लो, n जो है वो मे बी इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है, और n जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो कि कभी भी सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और जो ये हमने निकाले हैं ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं निकाल सकता था क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल वैल्यू थी, तो इसलिए हमने रेट लॉ का यूज किया और ये K जो है इसकी वैल्यू निकाली। तो हम देखो 0 ऑर्डर के लिए निकालेंगे, 0 ऑर्डर के लिए निकालते हैं। देखो स्टूडेंट, जो आपके HBSC हो चाहे CBSE, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पक्का पूछा जाता है स्टूडेंट कि 0 ऑर्डर के लिए जो है ऐसा यूनिट्स निकालो। तो बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट। तो देखो 0 ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो इसके अंदर 0 पुट करो जरा, तो क्या होगा, मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n की जगह क्या पुट करोगे, 0, सेकंड इनवर्स। तो देखो स्टूडेंट, 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो देखो ये क्या हो जाएगा, यूनिट मोल, मैं कैपिटल में इसको लिख रही हूँ जो इसका होता है ये, लीटर नीचे है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, और सेकंड जो है वो इनवर्स है ही है। तो ये जो है आपके 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्टली इसके यूनिट पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका साथ के साथ। अब हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर रखते हैं मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो ये सारा फैक्टर क्या हो गया, 0, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होंगे, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में 0 और फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिट आप सेकंड ऑर्डर तक भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो n को क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो 1 माइनस 2 करोगे यानी -1, तो देखो m -1, ठीक है। और लीटर देखो, एक तो ऑलरेडी जब ऊपर आएगा -1 होगा, तो ऊपर से ये वाला -1, तो ये क्या बना देगा इसको +1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, M इनवर्स, L इनवर्स, S इनवर्स। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।